Hello students and welcome to the class of economics. Today I am going to start a new chapter with you people. Money. Basically money होता क्या है? Money means medium of exchange जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो. कुछ भी का मतलब मेरा मतलब है materialistic things के साथ, goods के साथ, services के साथ. Okay, so when there was no money, it was called as barter system of exchange. But I'll call it in economics CC economy. CC मतलब commodity for commodity. CC economy means when commodity is exchanged for commodity. देखो हम लोगों को बार्टर सिस्टम का मीनिंग पता है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम. वी ऑल नो इन आवर डेली लाइफ वी हैव दिस टर्म डेली यूज्ड इन आवर लाइफ आल्सो. सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बेसिकली जब चीजों के बदले में हम चीज को यूज करें, मतलब किसी भी गुड के बदले में या किसी कमोडिटी के बदले में हम कोई और कमोडिटी को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. तो बेसिकली जो बार्टर सिस्टम होता है कमोडिटी फॉर कमोडिटी, वो आज भी प्रिवेल करता है विलेजेस में कहीं ना कहीं पे, इवन हमारे घरों में भी. अगर मान लो मनीष ने पास्ता बनाया और उसने प्रिंस के लिए वो पैक करके दे दिया, तो अगले दिन जब प्रिंस की मम्मा वापस वो टिफिन देगी तो वो खाली नहीं जाएगा, उसमें कुछ सामान भर के दोगे. तो दैट इज ऑल्सो कमोडिटी फॉर कमोडिटी. सो आज भी कई विलेजेस में जमींदारी सिस्टम चलता है, तो वहां पे वो वेजेस देने की बजाय फार्मर को वीट का ही कुछ पार्ट उनको दे देते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब नहीं थी हमारी इकोनॉमी में और जब ह्यूमन नीड्स बहुत लिमिटेड थी, तो जो मार्केट ट्रांजैक्शंस थी, जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, वो बहुत कम था इंडिविजुअल्स के बीच में. तो उस टाइम पे पैसे नहीं थे, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था. तो बार्टर सिस्टम इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी. सो इट इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज. इसको हम डायरेक्ट एक्सचेंज भी बोलेंगे. किसके लिए बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी. मतलब एक कमोडिटी के बदले में आपको इजीली दूसरी कमोडिटी मिल जाएगी. बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं इसके पहले फीचर की, तो बार्टर सिस्टम का पहला फीचर ये है, ये इसकी लिमिटेशन भी और फीचर भी है, there is double coincidence of wants. Now what is double coincidence of wants? Double coincidence of wants का मतलब है, double means two sided, coincidence means आप लोगों को पता है इसका मीनिंग सेम चीज एक टाइम पे होना. तो coincidence of wants का मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर एक बंदा है मेरे पास, लेट इट बी प्रणव, और दूसरा बंदा है परनीत. प्रणव को काऊ चाहिए, नीड है उसको काऊ की, और परनीत के पास काऊ है, ही इज हैविंग काऊ. बट द प्रॉब्लम इज परनीत को बफलो चाहिए और प्रणव के पास बफलो है. अभी भी सिचुएशन सिंपल है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं. प्रॉब्लम कहां हो गई? जहां पे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे. When they don't know each other. हर बंदा तो एक दूसरे को नहीं जान सकता पूरे वर्ल्ड में. तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे डोंट नो ईच अदर. प्रणव को चाहिए क्या? काऊ चाहिए. परनीत को क्या चाहिए? बफलो चाहिए. दोनों के पास वो चीज है जो एक दूसरे को चाहिए, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे हैव अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू फाइंड ईच अदर. इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्ट टू फाइंड ईच अदर. दूसरा, एक दूसरे को ढूंढ भी लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम इश्यू हो जाएगा. देयर इज वेस्टेज ऑफ टाइम. तीसरी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि प्रणव को काओ तक पहुंचने के लिए काओ के बदले में
पहले शीप, फिर हॉर्स, फिर मे बी पिग्स, ये सारा कुछ एक्सचेंज करने के बाद उसको काउ मिलेगी. तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल. So what is the main feature of barter system of exchange? That there is a lot of problem in finding that person who is having your commodity and he actually needs what you have. जो commodity आपके पास है उसको वही commodity चाहिए होनी चाहिए, तब जाके आपको ये problem से छुटकारा मिलेगा. अदरवाइज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को तो आप खींचते चले जाओगे. आपको चीजों के बदले में और चीजें लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप उस कमोडिटी तक पहुंचते हो जो एक्चुअली में आपको चाहिए. तो इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हुई एक तो उसको ढूंढने में, ठीक है. दूसरा, जब तक वो पहुंचा है मे बी काउ बीमार हो चुकी थी, ठीक है. तो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सिमिलरली सर्च कॉस्ट भी उसको लगेगी ढूंढने में. सर्च कॉस्ट क्या होती है? It is the physical cost of searching for a person willing and prepared for exchange of goods. इसमें ही डिटीरियोरेशन होगी, मतलब काऊ की तबीयत भी खराब हो सकती है तब तक, जब तक हमें वो काऊ मिलेगी तब तक वो बीमार हो सकती है, तब तक उसकी डेथ हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग. डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. हमें एक सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट क्या होगा बार्टर सिस्टम का? हमें वेट करना पड़ेगा. तो इसके दो कीवर्ड्स निकलेंगे. पहला, देयर इज अ सर्च कॉस्ट, जिसका कीवर्ड है डिटीरियोरेशन. डिटीरियोरेशन मींस आउटडेटेड, पुरानी हो गई काऊ, बीमार हो गई काऊ, ठीक है. सेकंड जो इसका कीवर्ड जो मैंने आपको बताया है, इट इज डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. हमें वेट करनी पड़ेगी, हमें एकदम से वो चीज नहीं मिल सकती जो हमें चाहिए. सो बार्टर सिस्टम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब फिर भी कई हद तक ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुकी है इसके बदले में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी. आज आप बोलते हो मुझे कार चाहिए, यू कैन गो टू द शोरूम एंड क्लिक इट, आपको मिल जाएगी. आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो कोई भी चीज, जस्ट यू हैव टू पे मनी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो हम बिजनेस में पढ़ने वाले हैं. एनीहाउ, लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा. अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम की, तो एक डिफिकल्टी तो हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट यही है मेरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड नीड्स. इसका सिंपल मीनिंग क्या बना कि आपके पास जो चीज है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को वही चीज चाहिए, और जो उसके पास चीज है वो भी जरूरी नहीं है वही आपको चाहिए. तो आपको चीजों के बदले में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को पहले एक्सचेंज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में रीड आउट करूं, द प्रोड्यूसर ऑफ ए जूट मे वांट शूज इन एक्सचेंज. एक जूट प्रोड्यूसर फर्म है जिसको शूज चाहिए, बट ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ शू मेकर हु इज आल्सो विलिंग टू एक्सचेंज हिज शूज फॉर जूट. उसको तो शूज चाहिए, शू मेकर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा शू मेकर ढूंढना है जिसके बदले में वो शूज देके आपसे जूट ले ले. The person might have to get into some intermediate transaction before the actual exchange takes place. जैसे मैंने बताया, cow for horse, horse for boat, boat for sheep, sheep for bullock cart, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करके आप उस बंदे तक पहुंचोगे. तो आई होप पहली प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. सेकंड प्रॉब्लम इज lack of unit of value. Now this is also one of the basic problem of barter system. अब ये कैसे एक प्रॉब्लम है, lack of common unit of value. barter system में there is no common measure of value of goods and services. कोई भी गुड को अगर आपने मेजर करना है तो वो किसी और गुड की टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो. It is obviously wrong to say 1000 kgs of wheat is equals to 1 cow. Obviously it is totally wrong to say that in terms of goods.
तो जो गुड्स को हम मेजर करते थे, हम क्वांटिटीज में मेजर करते थे, हम क्वांटिटीज में मेजर कर रहे हैं, वो इम्बैलेंस हो रहा है, इट इज नॉट बैलेंसिंग एट ऑल। तो दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि इनका कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है। जब कोई कॉमन यूनिट ही नहीं होगा तो हम कैसे वैल्यू कर लें? इट इज इम्प्रैक्टिकल टू जज दिस। इट इज इम्प्रैक्टिकल टू से 1 रजिस्टर इज इक्वल्स टू 5 पेंसिल्स, चाहे वो पेंसिल 10 रुपए की एक क्यों ना हो, है ना। बट आज हम ये कह सकते हैं कि 1 रजिस्टर इज वर्थ रुपीज 100 और 50 और 80 और 120 एंड सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेजेस और द क्वांटिटी हेल्ड इन दैट रजिस्टर or the brand of which you are going to use that. So today this problem is solved with the help of money. Money ने आके ये प्रॉब्लम आज की डेट में आपकी सॉल्व कर दी। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट इमेजिन इट, आप कैसे गुड्स को किसी और गुड में मेजर कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 200 kgs ऑफ मैदा और एनी फ्लोर और एनीथिंग लाइक दैट। सो इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल टू से दिस थिंग। सो आज की रेट पे अगर आपको कुछ भी चाहिए, कार लेनी है जी, हाँ जी, शोरूम में गए 5 लाख रुपए की कार ले ली, तो वो 5 लाख इज अ कॉमन यूनिट। हम किसी भी गुड को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब मनी आ गई है तब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई जो बार्टर सिस्टम की थी, दैट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लेट्स मूव फर्दर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? Lack of standard of deferred payments. Lack of standard of deferred payments. देखो बच्चों, deferred का मतलब क्या होता है? Deferred का मतलब होता है future, futuristic. हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है ना, deferred revenue expenditure, फ्यूचर में जिसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो मान लो हमारे पास एक बंदा है, लेट इट बी कुणाल, वो कहता है प्रिंस को कि प्रिंस तू मुझे अपनी काऊ दे दे, अभी मैं तेरे को क्रॉप दूंगा 1 साल बाद, उसके बदले में जो क्रॉप्स मेरे अभी यार्ड में उग रही हैं, जो अभी ग्रो होनी है मेरी फील्ड में, वो मैं तेरे को दे दूंगा आफ्टर 1 ईयर। बट इन द मीन वाइल ड्रॉट हो गया, ड्रॉट मीन सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई भी चीज हो गई, तो उसके कारण जो उसकी क्रॉप्स है वो खराब हो गई। तो जो फ्यूचर का प्रॉमिस करके बैठा है कुणाल, वो पूरी नहीं कर सकता उसको। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। आगे से प्रिंस महाराज जी कुणाल को कहते हैं, चल ठीक है, मेरी काऊ को भी बेबी होने वाला है, मैं वो बेबी 1 साल बाद तेरे को दे दूंगा। इन द मीन वाइल काऊ की डेथ हो जाती है, तो बेबी इज ऑल्सो लॉस्ट। तो जो फ्यूचर पेमेंट अब प्रिंस ने करनी थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वो भी अपना हाथ धो बैठा। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम की, कि हम फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स गुड्स की फॉर्म में नहीं कर सकते थे। चलो ये तो छोड़ो, ये तो चलो एक अजीब सा एग्जाम्पल हो गया। एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बोला हम उसको गुड्स दे देंगे फ्यूचर में, क्या जो गुड्स की क्वालिटी आज होगी, आज से 10 साल बाद वही होगी, 5 साल बाद वही होगी, 1 साल बाद वही होगी? नहीं, उन गुड्स के ऊपर क्या लग जाएगी? डेप्रिसिएशन लग जाएगी। डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट भी रहता है मेरा पिछले चैप्टर में से, डेप्रिसिएशन को मैं कंसिडर करूंगा अगले टॉपिक में, इसी चैप्टर के अंदर कराऊंगा वो भी, मतलब ऑब्सोलीट और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस। तो मतलब इन शॉर्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स अफेक्ट हो जाएंगे फ्यूचर में। जैसे काऊ बीमार हो गई, क्रॉप्स खराब हो गई, तो क्वालिटी जो है उनकी वो खराब हो गई, तो आप अपना प्रॉमिस इजीली पूरा नहीं कर पाओगे। फोर्थ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ लिमिटेशन इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे एक लिमिटेशन है? आपको अपने गुड्स को स्टोर करने की लिए अच्छे से रखना पड़ेगा, yes or no? So it is very difficult to store the goods like wheat, potatoes, even cattle. Cattle means यही animals, cows, goats, etc.
तो इनको भी आप स्टोर करने में ये खराब हो सकते हैं, ये डिटीरियोरेट हो सकते हैं, इनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ सकती है, इनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। पर ये प्रॉब्लम भी हमारी मनी ने क्या कर दी है, सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया मनी ने ये प्रॉब्लम? क्योंकि जब मनी आई, हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने एटीएम्स को आप यूज करके जब भी चाहो उनको यूज करके आप पेमेंट्स कर सकते हो। तो अब मैं अगर डिस्कस करूं साथ साथ कि मनी ने कैसे ये प्रॉब्लम्स को खत्म किया, जैसे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है तो मनी ने यूनिट ऑफ वैल्यू बना के ये प्रॉब्लम खत्म कर दी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को। आज की डेट में हमें ये नहीं कहना पड़ता 1000 kgs of wheat is equals to 1 cow. We can say that 1 cow is worth rupees 2 lakhs. 1000 kgs of wheat is equals to 2000 or 4000 rupees. हमारी ये प्रॉब्लम मनी ने क्या कर दी है, सॉल्व। सेकेंडली, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को किसने रिप्लेस किया है? हम क्या बोलेंगे इसको इकोनॉमिक्स टर्म में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आपको कुछ भी चाहिए, आप मार्केट जाओ, अपने गुड्स लो, उसके बदले में आप उनको पैसा दे दो, आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। क्योंकि मनी को एक्सेप्ट करने से कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि मनी इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जहां पे हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की, अब हम इसको बोल देंगे कि मनी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया डेफर्ड पेमेंट के लिए। कैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया डेफर्ड पेमेंट के लिए? आज की डेट पे अगर प्रिंस बोलता है कुणाल को कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए 1 साल बाद दे दूंगा, तो ठीक है भाई, तू अभी मेरे से लोन ले ले 1 लाख रुपीस का, मैं तेरे को 1 लाख रुपीस तेरे से 1 साल बाद ले लूंगा। तो दिस इज हाउ द डेफर्ड पेमेंट, द फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। सिमिलरली, स्टोर ऑफ वैल्यू, जहां पे हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते लेकिन मनी को हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो मनी को स्टोर करने के लिए हम एज एन एसेट भी उसको रख सकते हैं, एज एन इनकम रख सकते हैं, एज सेफ्टी रख सकते हैं। हाँ, नो डाउट मनी की वैल्यू कम जरूर होती है, बट इट इज इजी टू स्टोर मनी एज कंपेयर टू गुड्स, क्योंकि जो मनी है वो डिटीरियोरेट नहीं हो रही है, वो डेप्रीशिएट जरूर हो रही है लेकिन वो डिटीरियोरेट नहीं हो रही है। 10 रुपए का नोट जब तक डीमोनेटाइज नहीं होता तब तक चलेगा इकोनॉमी में। तो मनी को सेव करने से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी गुड्स को सेव करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं बात करूं तो मनी को यहाँ पे हर बंदा एक्सेप्ट कर लेगा फ्यूचर में भी। मनी की बात करूं तो मनी ड्यूरेबल है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, होमोजीनियस है मनी, सबके लिए मनी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आज का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, इट इज वेरी इजी, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस और उसको मनी ने कैसे आके ठीक किया। तो इसके 4 पॉइंट्स थे लेकिन हमने 8 में कन्वर्ट किया। 4 पॉइंट्स कौन से थे? पहला पॉइंट क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसके लिए मनी ने आके क्या किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अब हम कहते हैं इट इज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बिकॉज एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सेप्ट लव एंड अफेक्शन एंड द केयर ऑफ योर पेरेंट्स टुवर्ड्स यू। थर्ड चीज में मैं बोलूंगा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ओनली बिकॉज ultimately you can promise to repay in terms of money to any person whom you are taking from loans or any asset, आप उसको मनी की फॉर्म में बाद में रीपे कर सकते हो। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो गुड्स में प्रॉब्लम आती थी उनको स्टोर करने में, वो मनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड्स का खराब होने का डर था, मनी का खराब होने का डर नहीं है। गुड्स जो है वो डिटीरियोरेट होते हैं, डेप्रिसिएट होते हैं, मनी की जो वैल्यू है वो सिर्फ डेप्रिशिएट होती है, लेकिन हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर अदर देन थेफ्ट, अदर देन सम नेचुरल कैलामिटी happening in your homes or in the banks or something like that. But as compared to goods, if you promise to pay in terms of goods in the future, the goods can be destroyed with humidity also, with atmospheric pressures also, with temperature also. Moreover, in storing goods you need insecticides, pesticides, उससे उसकी वैल्यू और डाउन जाएगी, उसमें और पॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मनी को ऐसे स्टोर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का जो ये पहला टॉपिक था, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी ओवरकम इट, इतना बहुत है आज के लिए। हम अगली क्लास में मिलेंगे विद सम न्यू कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।